मैं इस वीडियो में आपको फॉर्म भरना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैं इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। जो डाउट थे कि अगर मेरी एज 25 प्लस हो गई है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ फॉर्म भरने के लिए, अगर हूँ तो किस कैटेगरी में, एमटीएस और हवलदार में क्या डिफरेंस है, और मुझे कोई स्टेट मतलब होम स्टेट चाहिए तो मुझे किस तरह से स्टेट्स भरने होंगे। हवलदार की कट ऑफ क्लियर कर ली, पर मुझे हवलदार नहीं करना, तो क्या मुझे एमटीएस नहीं, मैंने फिजिकल स्किप कर दिया हवलदार का, तो मुझे एमटीएस मिलेगा या नहीं। और हवलदार में क्या अलग अलग एग्जाम होता है, क्या फॉर्म अलग अलग भरा जाता है, मैं ये सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम पवन यादव है और मैं इस साल एसएससी एमटीएस 2024 से एज एमटीएस सेलेक्टेड हूँ दिल्ली में। मुझे एएसआई डिपार्टमेंट मिला है। मैं थोड़ा सा चीज़ें क्लियर कर देता हूँ ताकि क्वेरीज में दिक्कत ना आए एमटीएस और हवलदार से रिलेटेड। देखो, एमटीएस और हवलदार की एक ही नोटिफिकेशन आता है, जिसमें अभी हवलदार की वैकेंसीज आउट हो गई है 1075, लेकिन एमटीएस की वैकेंसीज अभी उन्होंने कोई ऑफिशियल नंबर नहीं दिया है, वो शायद आगे आएगा, मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू बता दूंगा। और अब हम बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम की। तो एमटीएस और हवलदार का एक ही एग्जाम होता है, एक ही दिन होता है। इसमें कोई टीयर 2, कोई सेकंड लेवल, कोई मेंस कुछ नहीं होता। सिर्फ आपको एक ही बार फॉर्म भरना है और आप फॉर्म में ही सिलेक्ट कर लेते हैं कि आपको एमटीएस भरना है या हवलदार। मतलब आपको फॉर्म में चॉइस मिलती है। फॉर्म जब आप भरेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप पूरी प्रेफरेंस लिस्ट आपसे पूछेंगे, तो हाँ आपको दिल्ली एमटीएस, दिल्ली हवलदार, इस तरह से आपको कॉलम्स मिलेंगे। आप जो टॉप पे भरेंगे आपको उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं मिलने के। अब सबसे पहला सवाल हम उठा लेते हैं कि अगर मेरी एज, पहले मैं आपको बेसिक एज ग्रुप बताता हूं। तो एमटीएस के लिए आप 10th पास होने चाहिए और इसमें 18 प्लस आपकी एज होनी चाहिए। और ये दो कैटेगरी में फॉर्म भरा जाता है, 18 से 25 में और 18 से 27 में। आपको इससे ज्यादा मतलब नहीं रखना है दोनों अलग अलग कैटेगरी से, क्योंकि अब जैसे हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक XYZ कोई इंसान है और उसकी एज 25 प्लस है और मान लो वो ओबीसी से है, तो ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल का। तो अगर उसे एज रिलैक्सेशन वो ले रहा है तो वो 18 से 25 वाले में ही काउंट होगा। मतलब 18 से 25 वाले में भी वो काउंट होगा और 18 से 27 वाले में भी एज ग्रुप में। 18 से 25 वाले में वो सिर्फ ओबीसी के थ्रू ही जा सकता है। जैसे मान लेते हैं उसने, उसकी कैटेगरी ओबीसी है पर उसने कट ऑफ अनरिजर्व की भी क्लियर की, तो भी वो ओबीसी के अंदर ही आएगा। और लेकिन 18 से 27 के बीच अगर वो कट ऑफ क्लियर करता है अनरिजर्व की, तो वो उसमें भी काउंट हो जाएगा। तो इससे आपको चिंता नहीं करनी है। 25 प्लस वाले भी फॉर्म भर सकते हैं एज पर एज रिलैक्सेशन। जैसे कि ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है और शायद एसटी एससी वालों के लिए 5 साल का मिलता है, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और एक दूसरा सवाल था कि अगर मान लेते हैं मेरा हवलदार में सिलेक्शन हो गया, मैंने फॉर्म में हवलदार और एमटीएस दोनों भरे, अब मेरा हवलदार की मैंने कट ऑफ क्लियर कर ली। तो अगर आपने हवलदार की कट ऑफ क्लियर कर ली और उसका फिजिकल, जैसे फिजिकल देने गए या नहीं गए, या आपने फिजिकल दिया, आपने वो क्लियर भी कर लिया, तो क्या आपका नाम हवलदार में ही आएगा या आपको एमटीएस नहीं मिलेगा? या अगर आपने फिजिकल नहीं दिया, आपने फिजिकल उसका पीईटी स्किप कर दिया, तो आपको क्या होगा? तो मैं बताता हूं। अगर आप हवलदार का फिजिकल स्किप करते हैं और आपने फॉर्म में एमटीएस भी भरा है, तो आपके पूरे चांसेस हैं आपको एमटीएस मिल जाएगा, अगर आपने एमटीएस की कट ऑफ क्लियर करी होगी तो। जैसे हवलदार की कट ऑफ, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे हवलदार की कट ऑफ मान लेते हैं 115 गई है और आपके नंबर है 116, तो आपने हवलदार की कट ऑफ क्लियर कर ली और एमटीएस की कट ऑफ गई है 118। अब आपने हवलदार की कट ऑफ तो क्लियर कर ली थी, पर आपने फिजिकल नहीं दिया। आपने सोचा फिजिकल नहीं देता हूँ, एमटीएस में तो मेरा हो ही जाएगा, और आपके नंबर थे 116 और एमटीएस की कट ऑफ गई 118। तो क्योंकि आपके नंबर 116 थे, इसलिए आपका सिलेक्शन एमटीएस में नहीं होगा, क्योंकि आपने शायद, अगर आप हवलदार का फिजिकल देते और उसकी कट ऑफ अगर कम जाती तो आपका सिलेक्शन हो जाता। अब जैसे मान लेते हैं मैंने जैसे हवलदार फॉर्म में भरा, मेरे 120 नंबर हैं, हवलदार की कट ऑफ गई है 115, तो मैंने उसका फिजिकल नहीं दिया, और एमटीएस की कट ऑफ गई है 118, तो मैंने हवलदार फिजिकल नहीं दिया, फिर भी मेरा एमटीएस में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैंने एमटीएस की कट ऑफ क्लियर करी है। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि अगर आप हवलदार का फिजिकल स्किप करते हैं और आपने एमटीएस की भी कट ऑफ क्लियर करी है, तो आपका एमटीएस में सिलेक्शन हो जाएगा।
बशर्ते आपने कट ऑफ एमटीएस की क्लियर करी होनी चाहिए, अगर नहीं की है तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कैसे हमें स्टेट मिलता है। तो जब स्टेट प्रेफरेंस होती है उसमें अलग अलग होता है, जैसे कि दिल्ली एमटीएस, कोलकाता एमटीएस और तमिलनाडु एमटीएस, ऐसे ही और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे तमिलनाडु हवलदार या हवलदार के डिपार्टमेंट्स के थ्रू भी होता है। तो वो आपको उसमें प्रेफरेंस लिस्ट देनी होती है, आप टॉप पर क्या चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैंने सबसे टॉप पर दिल्ली एमटीएस भर दिया। अब दिल्ली एमटीएस मैंने भर दिया और कट ऑफ गई दिल्ली एमटीएस की फॉर एग्जांपल 125 और मेरे 128 नंबर आ गए, तो मुझे सीधे सीधे दिल्ली एमटीएस मिल जाएगा। अब मैंने दिल्ली एमटीएस भर दिया फॉर्म में, लेकिन उसकी कट ऑफ 125 गई और मेरे नंबर नहीं आए 125, मेरे नंबर मान लेते हैं 123 आ गए। तो जो मैंने दिल्ली एमटीएस के बाद भरा होगा दूसरे नंबर पे, अगर मैंने उसकी कट ऑफ क्लियर करी है तो वो मुझे स्टेट मिल जाएगा। अगर मैंने उसकी भी कट ऑफ क्लियर नहीं करी है, फॉर एग्जांपल जैसे 125 दिल्ली की गई और 124 किसी और स्टेट की गई और मेरे नंबर आए 123, मैंने दिल्ली भरा था टॉप पे और दूसरे पे जो 124 वाला स्टेट था वो भरा था, तो मुझे दूसरा वाला भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने उसकी भी कट ऑफ क्लियर नहीं करी। तो मुझे कोई और मिल जाएगा जिसकी मैंने कट ऑफ क्लियर करी होगी और मैंने ऊपर भरा होगा। तो ये तो हो गया प्रेफरेंस लिस्ट। इसलिए आपको प्रेफरेंस लिस्ट बहुत सोच समझ कर भरनी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में कुछ भी भर देते हैं और हम भले ही बहुत अच्छे स्टेट की कट ऑफ क्लियर कर ली हो, पर अगर हमने वो स्टेट ऊपर नहीं भरा है तो वो स्टेट हमें नहीं मिलेगा, चाहे हम कुछ भी कर लें। जैसे मान लेते हैं मुझे दिल्ली चाहिए और मैंने दिल्ली मैंने टॉप पे नहीं भरा, मेरे 130 नंबर आ गए, दिल्ली की कट ऑफ गई 125। तो अगर मेरे 130 नंबर आए और मैंने टॉप पे कोई और स्टेट भरा है, मैं उसकी भी कट ऑफ क्लियर कर रहा हूँ, तो मुझे वही स्टेट मिलेगा, मुझे दिल्ली नहीं मिलेगा। इसलिए आपको स्टेट बहुत ध्यान से भरना है, आपको प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ध्यान से भरनी है। अगर आपको अपना होम स्टेट चाहिए तो वो टॉप पर भरना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, वैकेंसीज देख के फॉर्म भरते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको जो स्टेट टॉप पे चाहिए, आप ज्यादा प्रेफरेंस में रखते हैं, उसे ऊपर भरिएगा और सबसे लास्ट में आप 72 जो कोड नंबर 72 है अदर्स वाला, वो भरिएगा, क्योंकि उसमें आपको कहीं भी मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं पता। अगर आप टॉप पे वही भर देंगे तो भले ही आपने कितने भी अच्छे नंबर ले आए हो, आपको वही मिलेगा। तो ये चीज हो गई प्रेफरेंस के बारे में। अब मैं बात करता हूँ कि एमटीएस और हवलदार में ज्यादा बेटर क्या चीज है। तो देखो, ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट्स में। एसएससी बहुत सारे डिपार्टमेंट में काम करता है, कुछ डिपार्टमेंट में हवलदार की जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है, उन्हें बहुत टाइम मिल जाता है पढ़ने का, बट कुछ डिपार्टमेंट में कम टाइम मिलता है। सेम ऐसा ही एमटीएस का भी है। एमटीएस भी कुछ डिपार्टमेंट में तो बहुत अच्छा है, जैसे अच्छा है अगर आपको, जैसे एमटीएस ऐसी नौकरी नहीं है कि आप जिंदगी भर करना चाहेंगे। एमटीएस इज समथिंग जिसके बाद आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, आपको पैसों के मामले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सब मोस्टली बच्चे इसलिए एमटीएस करते हैं ताकि वो आगे की पढ़ाई कर पाएं, उन्हें थोड़ा बहुत पैसा आए जिससे वो अपना बढ़िया खर्चा चला पाएं। अगर घर पे देना हो तो घर पे भी थोड़ा बहुत दे सकते हैं, तो उसके लिए एमटीएस बहुत अच्छा है। तो डिपार्टमेंट भी ऐसे ही वेरी करता है। जैसे मेरा डिपार्टमेंट एएसआई है, तो एएसआई बहुत ज्यादा एक्टिव डिपार्टमेंट नहीं है। अब एक्टिव नहीं है इसका मुझे बेनिफिट भी है, क्योंकि शायद वहां अभी मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो मैं गारंटी तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हो सकता है अगर एक्टिव नहीं है तो फिर काम भी वैसा ही है। अब जैसे मान लेते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, तो इनकम टैक्स में एमटीएस को काम भी अच्छा खासा करना पड़ेगा, तो काम करना पड़ेगा तो आपको डेफिनेटली टाइम कम मिलेगा। ऐसे हवलदार का भी है, कुछ डिपार्टमेंट्स में हवलदार की थोड़ा वर्कलोड ज्यादा रहता है, वर्कलोड तो नहीं कह सकते पर ऐसा होता है टाइम कम मिलता है पढ़ने का। पर कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो ज्यादा बिजी नहीं है, जहाँ ज्यादा काम नहीं है, तो वहाँ हवलदार बहुत अच्छा है, आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा। तो ये तो हो गया हवलदार और एमटीएस में डिफरेंस या क्या चीज बेटर है वो। अब मैं आपके और क्वेश्चंस उठा लेता हूँ। एक्चुअली मैं लिख के नहीं लाया हूँ, मुझे याद नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस मुझे लिख के लाना चाहिए था। बट मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग मेडिकल और फिजिकल के। तो एमटीएस में कोई फिजिकल नहीं होता, इसमें बस आपको ज्वाइनिंग के टाइम एक फिटनेस सर्टिफिकेट देना होता है, जो बहुत इजीली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बन जाता है, जिसमें सीएमओ के साइन होते हैं। और हवलदार का फिजिकल होता है। एक्चुअली हवलदार की पहले कट ऑफ आती है क्योंकि उसका फिजिकल भी होना होता है, और फाइनल रिजल्ट में एमटीएस की जो
फाइनल रिजल्ट होता है वो एमटीएस भी उसमें होता है, तो 2 बार रिजल्ट आता है। पहले हवलदार का आता है क्योंकि उसमें फिजिकल देना होता है। हवलदार का फिजिकल भी बहुत टफ नहीं होता, बहुत बेसिक होता है, बहुत इजीली आप क्लियर कर सकते हैं। और उसका मेडिकल भी ऐसा ही होता है। एमटीएस और हवलदार के मेडिकल फिजिकल को लेकर आई थिंक आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपको उसका कोई लोड नहीं लेना है, बहुत बेसिक होता है। बाकी एक और चीज मुझे बोलनी थी, हाँ मैं आपको एक बार फिर से पैटर्न बता देता हूँ। तो एमटीएस और हवलदार का एक ही पेपर होना है, एक ही दिन, एक ही फॉर्म भरेंगे आप। और अब पेपर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग है, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको टोटल 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से 20 मैथ्स के होंगे और 20 रीजनिंग के होंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। और आपको कोई भी, चाहे आप मैथ्स के करें चाहे रीजनिंग के करें, आपको कोई भी मिनिमम 15 क्वेश्चन 40 में से सही करने पड़ेंगे, तो ये सेक्शन आपका इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। अभी आपकी मर्जी है, आप चाहे तो सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चंस करें, या आप मैथ रीजनिंग के मिला के करें, या सिर्फ मैथ्स के करें, आपकी चॉइस है। 45 मिनट आपके लिए सेक्शन के लिए मिलेंगे। और जब आपका पहला सेक्शन हो जाएगा कंप्यूटर में, उसके बाद दूसरा सेक्शन अपने आप ओपन हो जाएगा, उसके लिए भी आपको 45 मिनट मिलेंगे। और इसमें भी जीके जीएस और इंग्लिश आएगी। इसमें भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, पर इसमें नेगेटिव मार्किंग है, अच्छे से याद रखना। इसमें 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका सही वाले में से 1 नंबर चला जाएगा और इससे ही मेरिट बनेगी। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से करनी है, ये क्वालिफाइंग नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये तो हो गया पैटर्न। बाकी अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी कुछ पूछना है तो वैसे तो मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप वहां देख सकते हैं। बाकी मैं एक और बना दूंगा, क्योंकि वो वीडियो मैंने उसी टाइम के हिसाब से बनाई थी, लेकिन अब उतना टाइम नहीं है। अब आप एकदम बिगिनर हैं तो ऐसा नहीं कर सकते, आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें, चीजें अलग हो जाएंगी। इसलिए मैं अगर हो सका तो और वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि आप जो टाइम बचा है उसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से। तो थैंक यू सो मच। ये थी पूरी वीडियो जिसमें मैंने आई थिंक आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर अभी भी डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट करना, मैं कमेंट पढ़ता हूँ सारी, और मैं वीडियो बनाऊंगा अगर कुछ ऐसा रहेगा तो। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।